आज 17 सितंबर है और इस महीने का शायद तीसरा सेशन है ये, क्यों है ना। और अब हम लोग एक ऐसे सीज़न में चल रहे हैं जिसे क्या बोला जाता है, फेस्टिव सीजन, है ना। ये त्योहारों का सीज़न है और वर्ष भर में सबसे ज़्यादा त्यौहार लगातार इसी सीजन में होते हैं। तो हम सब त्योहारों की उमंग में हैं। ये सीजन ऐसा है जिसमें लगातार यानी 15 अगस्त के बाद में, फिर बल्कि हम कहें गुरु पूर्णिमा के बाद में, तो गुरु पूर्णिमा, फिर 15 अगस्त, उसके बाद फिर राखी, फिर जन्माष्टमी, अब 2 दिन बाद गणेश चतुर्थी आने वाली है। तो गणेश चतुर्थी का तुम्हारे यहाँ तो आदर्श बहुत धूमधाम रहती है, 12-15 दिन। और उसके बाद फिर पितृपक्ष आ जाएंगे, फिर नवरात्रि, उसके बाद दीपावली, दीपावली के बाद में फिर देवउठान, और उसके बाद में लगातार उत्सवों की श्रृंखला शादी विवाहों के रूप में, जो लगभग मई जून तक चलती रहेगी। फिर बीच में कुछ महीने का विराम आता है और उसके बाद में फिर ये दोबारा ये श्रृंखला उत्सवों के माध्यम से शुरू होती है। तो ये जो उत्सवों की परंपरा है, मुझे ऐसा लगता है कि बीच में जो जून के बाद में, जून के महीने के बाद में जो दरवाजे लगा दिए, हाँ नहीं नीचे का तो वो जो एक 2-3 महीने की स्टेगनेंसी आती है, उस स्टेगनेंसी को मानो ब्रेक करने के लिए ये श्रृंखला जो त्योहारों की है वो शुरू होती है। और इसमें हम विभिन्न तरीक़ों से अपने आप को एक तरह से रिचार्ज कर पाते हैं, क्योंकि ये सारे त्यौहार बड़े उमंग, उत्साह और उल्लास के होते हैं। और हमारा इंडिविजुअल स्तर पर तो होता ही है, लेकिन एक सामूहिक स्तर पर भी रिचार्जिंग हो जाती है और उसमें मेल जोल ये सारी चीज़ें होती हैं। हम एक दूसरे से मिलते हैं और उत्सवों के माध्यम से, विशेष रूप से ये जो गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा के त्यौहार हैं, ये तो हैं ही सामूहिक त्यौहार। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति में एक इतने अनूठे पर्व हैं और इतनी अनूठी व्यवस्थाएं हैं जो कि हमको एक दूसरे के साथ पूरी भावुकता के साथ, पूरी सहृदयता के साथ और पूरे राग पूर्वक जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन आज हम जिस तरह के जीवन में हैं, वर्तमान में जो जीवन शैली हो गई है, वो कमोबेश सब जगह है, लेकिन महानगरों में तो और भी ज़्यादा है। जैसे आदर्श तुम बम्बई में रहते हो, तो वहाँ तो ये बहुत आपस में मिलना जुलना वैसे ही बहुत कम है। एक दूसरे से जान पहचान की प्रवृत्ति भी नहीं है कि एक दूसरे से अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके मिलें या बात करें। सब अपने अपने आप में ही उलझे हुए हैं। और कुछ जो हमारी सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां और व्यवस्थाएं हैं, उनके कारण भी है, उनका दबाव भी है, लेकिन कुल मिलाकर के ये हमारी एक व्यक्तिगत मनस्थिति भी है। और इसमें विडंबना ये है कि अपरिचित से मिलने की बात की तो कल्पना ही अलग है, वो तो बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन जो खूब परिचित हैं, अपने हैं, आत्मीय हैं, उनसे भी बात न करने की इच्छा न होना, ये हमें अपने आप की,
हमारे अंदर आती हुई एक ऐसी जड़ता है जो लगभग पूरे समाज में ही धीरे धीरे प्रवेश करती जा रही है, कि जिनसे हम गहरे जुड़े हुए हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ों का योगदान है, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है इसमें, वो कारण अब परिस्थितियां चाहे जो भी रही हों, और कारण हम अपने किसी भी प्रकार से जस्टिफाई करने की कोशिश करें, लेकिन इसमें जो मूल कारण है वो हमारा ईगो ही आता है। और ये ईगो भी हम कहते हैं कि उन परिस्थितियों के दबाव के कारण बढ़ जाता है, लेकिन ईगो हमारी सहमति के बिना बढ़ता ही नहीं है। ईगो हमारे अज्ञान का ही रिफ्लेक्शन है। तो ये हमको आज हम चाहते हैं, उमंग चाहते हैं, उल्लास चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, लेकिन वो इतनी विचित्र स्थिति हो गई है कि हम अपने आप में ही सिमट करके रह गए हैं। और ये जो बात न करने की टेंडेंसी है, ये अब इतनी लिमिटेड होती जा रही है। मैं तो इसको बहुत अनुभव करता हूँ कि बिल्कुल आपस में जुड़े हुए और गहरे जुड़े हुए लोग भी संवाद नहीं करते, बातचीत नहीं करते। तो इसमें जो प्रश्न आदर्श ने किया था अभी, कि जिस कारण से शायद मैं बहुत सारे काम कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में सर्वाधिक निकट अपने पिताजी को देखा और उनकी जीवन शैली को देखा, और वो मेरे लिए व्यवहार की एक इस तरह की किताब रहे जिनसे न केवल मैंने पढ़ा, बल्कि वो सब उनको जीते हुए करते हुए देखा, और उस जीते हुए करते हुए देखने में उनके जीवन की जो उपलब्धियां थीं, वो उपलब्धियां भी मैंने देखी। हम जनरली अपने जो कारण बहुत सारे होते हैं, उनमें विपरीत परिस्थितियों को सर्वाधिक बताते हैं कि हमारी जो परिस्थितियां हैं वो इतनी विपरीत हैं कि उनमें ये सब कुछ करना संभव नहीं है। तो जब मैं अपने बाबूजी के जीवन शैली, उनकी उपलब्धियों, उनके आचार विचार, उनके व्यवहार की तरफ देखता हूँ, तो सबसे पहले मेरी नज़र जाती है कि उनके जीवन में क्या सुविधाएं रहीं। तो आज की तारीख में हमारे पास बहुत तरह की भाषाएं हैं, बहुत तरह के मनोवैज्ञानिक कारणों की व्याख्या है जिनको हम करते हैं, और प्रायः सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इन चीज़ों के समाधान उन्हीं साइकोलॉजिकल सिद्धांतों में, या ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ऑन पेमेंट साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर उसकी एडवाइस लेकर के करने में मानते हैं। लेकिन ये तो आज की चीज़ है। मैंने ये देखा कि वो जिसको हम आज की तारीख में रॉन्ग पेरेंटिंग कहते हैं, कि पेरेंटिंग रॉन्ग हो जाती है, मैंने देखा कि बाबूजी ने जिस तरीके से अपनी जीवन की यात्रा शुरू की, उसमें वो केवल 1 वर्ष के थे जब उनके पिता का देहांत हो गया। इकलौते लड़के थे, तो वो पूरी संघर्ष यात्रा जो हमारी दादी ने की, और उसमें उनका पालन पोषण जिस तरीके से हुआ और जिस वातावरण में वो पले, वो बहुत सुविधा संपन्न नहीं था। हर तरह की असुविधाएं थी, लेकिन विशेषता तभी होती है जब हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने पर्सनल ग्रोथ को सुनिश्चित करें और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें। तो उनकी जो उपलब्धियां थीं और जिस व्यक्तित्व के कारण थीं, वो उसका निर्माण उन्होंने बचपन से शुरू किया, और उसमें हमारी दादी का बहुत सपोर्ट रहा। सपोर्ट इन द सेंस कि वो खुद बहुत बहुत अनुशासित थी, जो अपने अंत समय तक लगभग 94 वर्ष की होकर के वो शांत हुई हैं,
तो तब तक भी उनकी जो डिसिप्लिन थी वो वैसी की वैसी ही थी। जैसे कि दादी जिस समय की थी हमारी, मेरे ख्याल से 94 के आसपास उनकी डेथ हुई थी, तो 93 94 में उनकी डेथ हुई थी, तो आज लगभग 30 बरस हो चुके। तुम में से अनेकों का तो जन्म नहीं हुआ था और एक आध का जिसका हो गया था वो बहुत छोटे रहे होंगे। उस समय तक भी वो भी एक प्रकार से आधुनिक काल ही था, लेकिन उस समय तक मैंने जब से होश संभाला तब से मैंने उनको, वो जिस तरह के संघर्ष से आगे बढ़ी, जिस तरह के अभावों में से आगे बढ़ी, और जैसे जैसे फिर हमारा जन्म हुआ, हम बड़े हुए, बाबूजी स्टेट बैंक में सर्विस की, और धीरे धीरे जो थोड़ी सी एक आर्थिक स्थिरता आई, फिर हम भी सर्विस में आ गए, फिर छोटे भाई ने भी अपना बिजनेस शुरू किया। तो इस तरह से परिवार में जो आर्थिक थोड़ी सी समृद्धि आई, तो उसके परिणाम स्वरूप जो जो साधन घर में इकट्ठे हुए, वो उस समय भी हम जिस मोहल्ले में रहते थे उस मोहल्ले में हमें याद है कि 1953-54 की बात बता रहा हूँ मैं। उस समय मैं 2 या 3 साल का, 3.5 साल का रहा हूँगा, तब बिजली सबसे पहली बार हमारे घर में आई थी। और जब बिजली हमारे घर में आई थी तो हमारा घर जिस उसमें था, थोड़ी सी गली थी, तो वहाँ तक लाइट के पोल लगे थे। तो इसने हमको उस पूरे मोहल्ले में एक विशिष्ट दर्जा दिलवाया कि इनके यहाँ बिजली है। मुझे लालटेन में, मुझे चिमनी में देखने की आदत उससे पहले थी। जितनी मेरी स्मृति जाती है, मेरी स्मृति में बिजली का प्रकाश, विद्युत का प्रकाश लगभग 4 वर्ष की उम्र के बाद आया। उसके पहले की जो मेरी स्मृति है वो मिट्टी के तेल के लैंप की, दिए की और लालटेन की है। तो इसके बाद में धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गईं। सबसे पहला टेलीविज़न हमारे यहाँ आया, सबसे पहला फ्रिज हमारे यहाँ आया, सबसे पहली स्कूटर हमारे यहाँ आई। यानी जो जो चीज़ें बढ़ती चली गईं, जिस जिस तरीके से, मैं इसमें जो बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी दादी उन सब चीज़ों को देख करके बहुत खुश होती थी, खुश भी होती थी, उनको उसका गौरव भी लगता था और सब बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मैंने उनके मुंह से, और वो अपनी जो उनकी सखे सहेलियाँ जो थीं, जो उनके परिचय के लोग थे, उनको जब भी वो घर आते थे या वो बुला के लाती थी कभी, तो बड़े उत्साह से उन सारी चीज़ों को दिखाती थी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के अभाव देखे थे उनमें तो इन चीज़ों का, ये बड़े ऐश्वर्य की चीज़ें थी, तो वो उनको बड़े संतोष के साथ और गौरव के साथ दिखाती थी। तो जो बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि उनके मुंह से कभी एक बार भी ये शब्द नहीं निकला कि ये मेरी हैं। वो हमेशा कहती थी ये सब भगवान की है, ये सब भगवान की है। अब यहाँ हम भगवान को ये मान लें कि वो उनकी एक भाषा थी, उस समय की जो भाषा थी, उस भाषा में जो कुछ भी ग्रेटिट्यूड हो सकता है वो भगवान के प्रति हो सकता है। तो इसलिए उन सारी चीज़ों का श्रेय वो भगवान को देती थी कि ये सब चीज़ें भगवान की हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ कि एक बिल्कुल अनपढ़, जिसने अक्षर ज्ञान भी जिसको नहीं था, मुझे याद है कि वो पैसों का और हिसाब किताब जब लगाती थी तो गेहूं या दालों को जोड़ घटा के लगाती थी। दाल की एक मुट्ठी में दाल ले ली, उनको रख ली, और उसके बाद एक एक दाना गिन के और उसमें से इतने घटाए इतने घटाए, इस तरीके से मैंने उनको हिसाब किताब लगाते हुए देखा है। तो यानी मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जिसके पास अक्षर ज्ञान भी नहीं है, उसके अंदर धन्यवाद का, आभार का कितना गहन भाव है कि वो किसी भी चीज़ को, जो कि वास्तव में उनकी स्वयं की हैं और उसके लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया है, लेकिन उसके बाद भी जब वो चीज़ें उन्हें उपलब्ध हुई तो वो उसका श्रेय किसी और को देती हैं।
और इस तरह के वातावरण में बाबूजी बड़े हुए। बाबूजी ने बहुत अच्छी पोजीशन में काम किया, बैंक में भी, और उनके कामों की फहरिस्त इतनी बड़ी है कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे और बड़े बड़े काम किए कि उनके रिटायरमेंट के बाद अनेक लोग जो बाहर से भी आए थे, कुछ नागपुर से, बम्बई से, अमरावती से, भोपाल से, जो घर आकर के उनका फोटो लेकर गए, बोले पंडित जी हम आपका फोटो पूजा में लगाएंगे। अब वो अपने आप में एक अलग कथा है कि उनकी इस तरह की उपलब्धि थी जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों का सामूहिक हित किया, और उस सामूहिक हित को करने में उन्होंने सारा समय, सारा श्रम और सारा धन अपने पास से लगाया। एक तरफ ये, दूसरी तरफ बहुत से लोगों को उन्होंने विद्या अध्ययन कराया। वो यहाँ ग्वालियर स्टेट में वर्तमान में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इनके ग्रैंडफादर जो थे जीवाजीराव सिंधिया, उन जीवाजीराव सिंधिया के जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर थे। यानी बाबूजी जॉर्ज जीवाजीराव सिंधिया के बिहाफ पर साइन करके कोर्ट में और तमाम जगह अपीयर होते थे और उनके बिहाफ पर साइन करते थे। तो बाई वर्च्यू ऑफ दैट पावर ऑफ अटॉर्नी उनको कई जगह ट्रस्ट में और जगह ये प्रिविलेज थी कि वो कई तरह के जो डोनेशंस होते थे, जो स्कॉलरशिप्स होती थी, उनकी मंजूरी वो करते थे। तो उन्होंने विशेष रूप से फोकस किया कि वो स्टूडेंट्स को पढ़ने में आगे बढ़ाएं, और उन्होंने ये काम भी बहुत किया। शिक्षा का प्रसार उन्होंने बहुत किया, और वो स्वयं शिक्षा के माध्यम में इतने, यानी वो तो जिस युग में थे उस युग में मैट्रिक पास होना एक डिग्री मानी जाती थी। मैट्रिक पास होने का उल्लेख किया जाता था। मैंने खुद देखे हैं ऐसी नेम प्लेट लगी हुई, जिन नेम प्लेट में नाम के साथ रमेश कुमार शर्मा, नीचे डिग्री लिखी हुई है BA। मेरे ख्याल से तुम सब पोस्ट ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट तो हो ही नहीं है जो होने जा रही है। अभी अपने नाम के साथ लगाओगी MBA HR, MSc फिजिक्स, MSc बायोटेक, नेम प्लेट पे लगाओगी। अब MSc नहीं लगा रहा कोई। उस समय BA लिखा जाता था। BA was supposed to be a very respectable and higher degree। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हर कमरे में किसी भी आदमी के यहाँ जाओ और वो पढ़ा लिखा है, इसका प्रमाण दिखता था कि कॉन्वोकेशन का गाउन पहने हुए, डिग्री हाथ में लिए हुए, फोटो उसका ड्राइंग रूम में लगा है या नहीं लगा, जो प्रायः हर ग्रेजुएट के यहाँ लगा रहता था और बड़ी शान से लगा रहता था। ये सारी बातें बैकग्राउंड में बताने का उल्लेख मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें शान का प्रतीक थी, ये सारी चीज़ें गौरव का प्रतीक थी। इसमें हमारे बाबूजी ने ग्रेजुएशन मेरे छोटे भाई के साथ किया। इससे उनका अध्ययन के प्रति कमिटमेंट मालूम पड़ता है, और इसके साथ उनकी ये सहजता मालूम पड़ती है कि वो मॉर्निंग कॉलेज था तो उसमें पिता पुत्र दोनों साथ जाते थे और दोनों ने ग्रेजुएशन साथ किया। तो ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में रखते हुए अब ये देखो कि जब उन्होंने अपने जीवन में 3 मकान खरीदे। हमारा जन्म जिस मकान में हुआ वो हमारा अपना खुद का मकान था। उसके बाद फिर हम जिस दूसरे मकान में आए वो उससे काफ़ी बड़ा मकान था, और उस बड़े मकान में हमारा पूरा बचपन निकला। लगभग 40 साल हम वहाँ रहे, और उसके बाद फिर ये मकान बनवाया। इसमें भी आए हुए लगभग 30 बरस हो गए। तो जब वहाँ से हमने इस मकान में प्रवेश किया और इस मकान में आए तो बाबूजी का सर्कल बहुत बड़ा था, और वो सर्कल वहाँ जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ तो बहुत बड़ा था ही, क्योंकि बिल्कुल शहर के बीचों बीच में वो मकान था। तो जब यहाँ आए
तो वो जो प्रश्न आदर्श ने उठाया है वो कभी मैंने एक बार बताया था, आज थोड़ा सा मैं उसको विस्तार से बता रहा हूँ कि जब यहाँ आए तो बाबूजी ने जिस ढंग से यहाँ परिचय किया आसपास में, वो ढंग उनका इतना अनूठा, इतना सरल और इतना मानवीय था कि उसके कारण यहाँ इस घर में और इस घर की और बाबूजी की जो प्रतिष्ठा, जो सम्मान, जो आत्मीयता और जो प्रेम बढ़ा उनके प्रति लोगों का, वो उनके जीवन पर्यंत तो रहा ही। आज भी ऐसे लोग हैं जो हमारे घर पे केवल कि ये बाबूजी की जगह है, आगे हम थोड़ी देर बैठें तो हमें उनकी वाइफ्स का अनुभव होगा, हमें लगेगा कि हम बाबूजी के पास बैठे हैं, इस विचार से, इस धारणा से आते हैं। तो वो क्या था और वो किस तरीके से अर्जित किया उन्होंने, उस अर्जित करने का उनका तरीका ये रहा कि यहाँ सुबह रोज प्रतिदिन उठ के और वो निकलते थे और किसी भी घर को, दरवाजे को नॉक करते थे और नॉक करके जो दरवाज़ा खोला तो उनसे बात करते थे, अपना परिचय देते थे और मैं यहाँ पड़ोस में रहने आया हूँ नया और एक कप चाय आपके साथ पियेंगे। यानी इस तरह की उनकी बातें सहज होती थी, उसके कारण किसी को भी ये सुन के अच्छा लगेगा। तुम्हारे पास यदि तुम्हारा पड़ोसी आए और आके कहे कि मैं आपसे परिचय प्राप्त करने आया हूँ, देखो सरलता और सहजता चेहरे और वाणी दोनों में प्रतिबिंबित होती है, दोनों में दिखाई पड़ती है और उसकी सच्चाई ये अपने आप प्रभावित करती है आदमी को। तो उनके उस प्रभा मंडल से कोई भी अछूता नहीं बचता था। इस तरीके से करके उन्होंने इस क्षेत्र में लगभग सभी से जान पहचान की। और उसके बाद जैसे ये अपने सेंटर के सेशंस होते हैं, ऐसे फिर उन्होंने प्रतिदिन, चूंकि वो रामायण के अनन्य उपासक थे, तो उन्होंने रामायण का सत्संग प्रतिदिन शुरू किया और जब तक जीवित रहे तब तक उनका प्रतिदिन रामायण का सत्संग शाम को 4 से 5 1 घंटे चलता रहा और उसमें तकरीबन 40 से 60 तक के लोग उपस्थित होते थे। यानी संख्या बता रहा हूँ ये लोग आते थे, बैठते थे और कई बार उन्होंने पूरी रामायण की व्याख्या की, कभी फिर महाभारत ले लिया, कभी श्रीमद् भागवत ले ली। तो इस तरीके से क्रमशः ये करते थे। इनके पूर्ण होने पर बाकायदा सबको एक सामूहिक भोज जैसा आयोजित करते थे, सब लोग सम्मिलित हो सकें उसमें। इससे सब लोगों से कहते थे कि जो अपनी इच्छा हो उसके हिसाब से जिसको जो कंट्रीब्यूट करना है वो कंट्रीब्यूट करे। मैं कई बार मैंने कहा, दवाई तो नहीं ले रही ना, कई बार मैंने कहा कि बाबूजी ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, 150 आदमियों का जो भी कुछ खाना है वो अपन भी कर सकते हैं। तो उनका कहना नहीं 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 नहीं, अपन कर लेंगे तो वो अपना खाना होगा। ये जो किसी आदमी ने 100 रुपये दिए, किसी ने 50 दिए, ये है वास्तव में सबका पार्टिसिपेशन। तो अब आधुनिक शैली में इंडस्ट्रीज़ में भी और बिजनेस हाउसेज में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी सब जगह एक कंसेप्ट है पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट की। तो ये उनकी कंसेप्ट, वो कितने मतलब सोचो, उस तरह की उनकी टेक्निकल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन ये उनके संस्कार थे जिसमें वो सबके सम्मेलन को अपने बीच में शामिल करते थे। तो उन्होंने सबको शामिल किया। अगर कोई व्यक्ति 5 रुपये भी दे रहा है तो वो ये फील करता है कि इसमें मेरा भी अंशदान है, और इसी भावना को वो डेवलप करना चाहते थे, जो उन्होंने जीवन पर्यंत किया। अब इसके जो रिफ्लेक्शंस हैं वो उनके व्यक्तित्व में दिखाई पड़ते थे। उनकी बातों में सरलता थी। कई बार मैंने देखा कि वो उनके पास आके कोई आदमी बात करे, अपनी समस्या बताए, बस वो समस्या फिर उनकी हो जाती थी।
और वो उस पर पूरा मेहनत करते थे और उनकी पूरी भावना ये होती थी कि इसकी तकलीफ जिस तरह से भी हो सके उस तरह से दूर की जाए। और उसके लिए वो अपना पूरा जो उनके पास जान पहचान का, धन का, समय का, श्रम का जो साधन उपलब्ध होता था और जो उसमें ज़रूरी होता था वो सब लगाते थे। और इसलिए मैंने देखा कि उनको सफलता भी बहुत मिलती थी। अब यहाँ तक मैंने बता दिया, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा सीखने वाली बात है, जो हमें सीखना चाहिए, वो ये कि मैंने उनको ये देखा कि जीवन है तो समस्याएं होंगी। जीवन एकदम स्मूथ एक सरल रेखा में कभी भी किसी का भी नहीं चलता। तो जिस समय हमें चारों तरफ से हमारी जय जयकार हो रही होती है, चारों तरफ से हमारी पूछ परख हो रही होती है, चारों तरफ से हमको सराहना मिल रही होती है, चारों तरफ से हमारी प्रशंसा हो रही होती है, उस समय वो सबसे क्रिटिकल टाइम होता है हमारे अपने आत्मनिरीक्षण का। क्योंकि उस समय अगर हम सावधान नहीं रहे, बस वही समय होता है जिस समय हम अपने जीवन में आपदाओं को निमंत्रण देते हैं। जीवन कोई ऐसी केमिस्ट्री नहीं है कि जिसका केमिकल रिएक्शन हुआ तुरंत परिणाम आ गया। जीवन में सारी घटनाएं ग्रेजुअली होती हैं और वो ऐसी होती हैं कि उनकी प्रक्रिया धीमी है और वो धीमी प्रक्रिया में होती है। तो जिस समय हमारी प्रशंसा हो रही है, जिस समय हमारी सराहना हो रही है, जिस समय हमको बहुत सफलता मिल रही है, उस समय हम ये कल्पना ही नहीं कर पाते कि कुछ इसके विपरीत भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो सफलता हमसे छिन जाए, जरूरी नहीं है कि वो प्रशंसा करने वाले हमसे छिन जाए। वो सब वैसे ही रहेंगे, सफलता भी रहेगी, प्रशंसा करने वाले भी रहेंगे, पर आपदाओं के, परेशानियों के, तकलीफ़ों के बेहद अनंत प्रकार हैं। और कौन सा प्रकार हमारे सामने आएगा, वी नेवर नो। तो मैंने ये देखा कि बाबूजी की जो शैली थी और उस शैली से उन्होंने अपने जिस व्यक्तित्व का निर्माण किया था, वो टोटल व्यक्तित्व था एक सरल, सहज और विद्वान व्यक्ति का। और विद्वान व्यक्ति के साथ में एक सबसे बड़ा दुर्गुण ये स्वभावतः आ जाता है कि उसका ईगो बहुत बड़ा हुआ होता है। बस यही उनकी विलक्षणता थी कि अपार विद्वता होते हुए भी उनके अंदर ईगो नाम की चीज नहीं थी। मेरी अपनी फेयरवेल पार्टी में जब मेरे लिए विदाई समारोह था, उसमें बात की जा रही थी, वो उसमें इस बात का एक अधिकारी ने खास तौर से उल्लेख किया कि शर्मा जी के घर जाओ तो सबसे पहले उनके पिताजी से मुलाकात होगी। और उनके पिताजी से मुलाकात होना ऐसा अनुभव होता था कि जैसे हम अपने किसी मित्र से बात कर रहे हैं। वो बराबर पूरी चीज, दुख सुख, हाल चाल सब कुछ जानने में उनकी जिज्ञासा थी। उनकी बातचीत, यानी उनसे बात करना अपने आप में एक ऐसा अनुपम सुख था कि शर्मा जी के घर जाने में उसका एक अपना आकर्षण था और वो सबसे जुड़े हुए थे। तो ये जो बात थी, ये बात बिना ईगोलेस हुए प्राप्त नहीं की जा सकती। और इस ईगोलेस होने के कारण उनके जीवन में जिस तरह की उपलब्धियां हुई, जिस तरह का यश, जिस तरह का सम्मान, जिस तरह की सुविधाएं और जिस तरह का समग्र ऐश्वर्य उन्होंने प्राप्त किया, वो मेरे समझ से कोई दूसरा और कारण मुझे नजर नहीं आता। उनकी जब श्रद्धांजलि सभा हुई तो उसमें एक प्रोफेसर साहब आए, उन्होंने ये बोला कि आज हम बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, तो बाबूजी किस रूप में बड़े आदमी थे। उन्हें कोई पद्मश्री, पद्म भूषण पुरस्कार नहीं मिला,
उनका नाम कहीं बहुत ज़्यादा अखबारों में नहीं आता था। उनके जीवन में कोई ऐसी बहुत बड़ी उपलब्धि हम नहीं कह सकते जिसको हम इस तरह से शोकेस कर सकें कि ये बाबूजी ने अचीव किया। कोई बहुत बड़ा पुरस्कार उनके नाम नहीं है। तो फिर क्या चीज़ है जो उनको बड़ा बनाती है? वो चीज़ केवल और केवल एक उनका अहम शून्य और निष्ठापूर्ण व्यवहार और जीवन शैली ही थी जो उनको बड़ा बनाती थी। उनकी हैंड राइटिंग इंग्लिश की हो या हिंदी की हो, बहुत सुंदर थी। सुंदर हैंडराइटिंग परिणाम है धैर्यशील होने का। कैसे? सुंदर हैंडराइटिंग तो हमारी किसी की भी हो सकती है, लेकिन उस सुंदरता के प्रति इतने कॉन्शियस होना कि अगर लिखते हुए पेज के आखिरी शब्द में ओवर राइटिंग, कटिंग नहीं, ओवर राइटिंग भी हो गई तो वो पूरा पेज दोबारा लिखने में उनको कोई आलस्य नहीं था। तो ये जो जीवन शैली थी, ये जीवन शैली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली ऐसी जीवन शैली आज हम जी लें, क्योंकि आज समय का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि हम चाहें तो भी इस तरह की जीवन शैली को अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जिस चीज़ को हम अफोर्ड नहीं कर सकते उसको अगर कोई भी चीज़ संभव बना सकती है तो वो हमारा सरल, सहज और ईगो लेस होना ही है। और ईगोलेस होने का जो अंतिम लक्ष्य है वो है शून्य। शून्य मतलब शून्य। हमारे जितने भी गुण, जितने भी संपन्नता, जितना भी ऐश्वर्य, जितनी भी उपलब्धियां हैं, सच्चा ज्ञान ही ये है कि हमें समझ में आ जाए कि इसमें हमारा रोल शून्य है। और अगर कभी किसी को भ्रम है तो वो मुझसे बात कर ले और मैं बता दूंगा कि किसी भी तरह की उपलब्धि में हमारी भूमिका शून्य ही होती है। अगर हम उसके जड़ में जाएंगे तो हम देखेंगे कि ऐसा नहीं होता तो ये संभव नहीं होता। तो हम खड़े हैं, इसका मतलब कोई ना कोई आधार है। तो उस आधार की तरफ दृष्टि जाना, उस मूल की तरफ दृष्टि जाना, मूल की तरफ दृष्टि जाने के लिए हम सामान्य रूप से शरीर की क्रिया देखें कि हम सीधे खड़े हुए हैं। हमको मूल की तरफ देखना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले शरीर में क्रिया क्या होगी? हम सीधे खड़े हुए हैं तो सबसे पहले हमें गर्दन नीचे झुकानी पड़ेगी ना, यही क्रिया होगी। बिना गर्दन झुकाए हम अपने मूल की तरफ देख सकते हैं, बिना गर्दन झुकाए हम अपने आधार की तरफ देख सकते हैं। लेकिन जिस समय हम सफलता के चरम पर होते हैं उस समय हमारा माथा सामने की 90 डिग्री पे भी नहीं होता, 180 डिग्री पे होता है। अब जब हमारा मस्तक 180 डिग्री पे देख रहा है तो हम मूल पर तो देख ही नहीं पाएंगे। बस इतना ही सूत्र है कि हम आसमान में उड़े। उपलब्धियों का सारा आसमान हमारा है और हमें उसमें उड़ना भी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन एक बहुत अच्छी कविता की पंक्ति है कि पखेरु भले छत छियो व्योम की, व्योम माने आकाश। पक्षी से कवि कह रहा है कि तुम भले ही आकाश की छत छुओ, पखेरु भले छत छुओ व्योम की, पर धरा पर तुम्हें लौट आना पड़ेगा। क्योंकि आसमान में कोई बैठने की जगह नहीं होती, बैठने के लिए तुम्हें अपने आधार पर लौटना पड़ेगा। जैसे सूरदास जी ने कहा कि जैसे उड़ जहाज को पंछी उड़ जहाज पर आवे। क्यों? क्योंकि जहाज का पंछी जब उड़ता है तो जहाज कहाँ रहता है? समुद्र में। तो समुद्र में जब वो पंछी उड़ता है तो अपनी गति से बहुत उड़ता चला जाता है, लेकिन चारों तरफ उड़ के जब थक जाता है तो उसे कोई आश्रय स्थल नहीं मिलता है। आश्रय स्थल कहाँ है? लौट के फिर उसी जहाज पे। तो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे,
जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आ गए, फिर जहाज पे ही आ जाता है, तो ऐसे ही हमको भी अपना आधार, अपना आश्रय स्थल जरूर जरूर रखना चाहिए। और आश्रय स्थल रखने के लिए हमारी दृष्टि मूल की तरफ, आधार की तरफ जाना बहुत जरूरी है। और हम अपने आधार की तरफ देख पाएँ, इसके लिए जिस विनम्रता की आवश्यकता है, वो विनम्रता ईगोलेस हुए बिना कभी नहीं आती। और जीवन में जितना हम सफल होते हैं, हमारी सच्ची सफलता तभी है जब हमारी निगाह एक तरफ तो आसमान की तरफ रहे कि हमें उन टारगेट्स को छूना है, लेकिन दूसरी तरफ हम अपने आधार पर भी मजबूती के साथ खड़े रहें। अगर हम अपने आधार पर मजबूती के साथ खड़े हैं, और ये आधार पर मजबूती के साथ खड़े होने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ ईगोलेस होने पर ही आती है। और ईगोलेस होना ये सामान्य रूप से हमारे वश में नहीं होता। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ शास्त्रों में एक श्लोक आया है, और वो श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में कि जीवन में 3 चीजें सबसे अधिक मूल्यवान हैं। जीवन में सर्वाधिक मूल्यवान 3 चीजें बताई हैं। वो श्लोक है, मनुष्याणाम यानी मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, सज्जनानाम संगति। यानी 3 चीजें, मनुष्यत्वम यानी मनुष्य का शरीर, मनुष्य का जन्म, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा मुमुक्षत्वम, मुमुक्ष कहते हैं मोक्ष प्राप्ति की इच्छा को, लिबरेट होने की इच्छा। हमारी जितने प्रकार की भी इच्छाएं हैं, अंतिम रूप से वो लिबरेट होने की तरफ ही बढ़ रही हैं, चाहे जो इच्छा हो। अगर हमारी इच्छा एक लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन खरीदने की है, एक लेटेस्ट कार खरीदने की है, एक लेटेस्ट टेलीविज़न सेट खरीदने की है, जो भी फिजिकल से लेकर के जितनी भी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं अंतिम रूप से, क्योंकि उस इच्छा के पूर्ति होने के बाद दूसरी इच्छा के उत्पन्न होने में समय लगता ही नहीं है। जैसे ही इच्छा की पूर्ति हुई, वैसे ही वो चीज़ बेकार हो जाती है और दूसरी चीज़ की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो ये सिलसिला कहाँ रुकता है? ये सिलसिला मुमुक्षत्वम, मोक्ष की इच्छा पर ही रुकता है। हम चाहे मोक्ष को जाने या न जाने, तो फिलहाल मैं तुम्हारे लिए मोक्ष की उस तरीके से कल्पना या समझ देने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोक्ष का इतना मतलब तो है ही कि तुम अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सको। लिबरेट होने में क्या है? मुक्त हो जाने में क्या है? मुक्त हो जाने में हमारे जितने बंधन है वो बंधन टूट गए। मोक्ष का मतलब सीधी भाषा में बंधन से मुक्त होना ही है ना। मुक्त कब होगा आदमी? मुक्त होने के पहले अगर वो बंधन में नहीं है तो क्या वो मुक्त होना कहलाएगा? अरे वो तो मुक्त है ही। मुक्त होने का मतलब है कि पहले बंधन में थे। तो हम जीवन में किस चीज़ के बंधन में होते हैं? हम जीवन में इच्छाओं के बंधन में होते हैं। तो ये इच्छाओं के बंधन से मुक्त होना आध्यात्मिक दृष्टि से मोक्ष कहलाता है। लेकिन हम सामान्य रूप से भी देखें तो किसी भी प्रकार की रस्सी से बंधे हुए होने में हम बंधन में हैं, और उससे लिबरेट होना, उससे मुक्ति पाना, ये मोक्ष की इच्छा है, और ये सहज रूप से होती है। तो ये हमारे अंदर होनी चाहिए। तो मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, सज्जनानाम संगति। तीसरी है सज्जनों की संगति, अच्छे लोगों की संगति।
तो अब इसमें दो चीजें, पहली मनुष्य का जन्म, ये इसमें हमारा कोई भूमिका नहीं है, इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। हम ने जन्म लिया, हमको ये शरीर मिल गया, इसमें भूमिका हमारी नहीं है कुछ भी। और ये जन्म हमको मिल गया तो जो मोक्षत्व में मोक्ष की इच्छा है, ये भी प्रकारांतर से हमें देर में मालूम पड़े लेकिन पड़ जाएगी, क्योंकि इच्छा तो होती है, बीज तो हमारे पास है ही। वो इच्छा भले ही पहले भौतिक चीज़ों का है, हमें पद का है, प्रतिष्ठा का है, वस्तु का है, ये है, लेकिन ये इच्छाएं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वहाँ तक पहुँच जाएंगी। तो ये दूसरी भी हम प्राप्त कर लेते हैं आसानी से। लेकिन जो तीसरी चीज है सज्जना नाम संगति, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है, और इसके लिए हमको प्रयत्न करना पड़ता है। इसके लिए हमेशा हमको प्रयत्न करना पड़ता है, ये प्रयत्न पूर्वक ही मिलती है। देखो इस संदर्भ में मुझे याद, मेरे ख्याल से आज ही का अंग्रेजी का मैसेज, इंग्लिश का मैसेज आज का क्या था? फास्ट। कौन बताएगा, जल्दी बोलो। आज का इंग्लिश का मैसेज, जहां तक मेरे ख्याल है आज का ही है। यस, ये है एट एनी मोमेंट यू हैव ए चॉइस, एट एनी मोमेंट वी हैव ए चॉइस। प्रत्येक क्षण हमारे लिए चुनाव का क्षण होता है, प्रत्येक क्षण हमारे लिए निर्णय का क्षण होता है, और वो जो निर्णय हम करते हैं, वो जो क्षण होता है, उस क्षण में जो हम निर्णय करते हैं, वो निर्णय या तो हमें अपनी आत्मा के निकट पहुंचाता है या उससे दूर करता है। एट एनी मोमेंट you have a choice that either leads you closer to your spirit or further away from it, या इससे दूर ले जाता है। तो क्या चीज हमको अपनी आत्मा के निकट ले जाती है? ये चीज है, आज की भाषा में कहें तो गुड फ्रेंड्स। गुड फ्रेंड ही सत्संग है, वही सज्जनों की संगति है, और ये हमेशा हमारा चुनाव होता है। और इससे बेहतर रिफ्यूज, इससे बेहतर आश्रय स्थल और कुछ भी होता नहीं है। ये जीवन में एक भी काफ़ी है, और एक काफ़ी नहीं है, एक अनिवार्य भी है। हमारे जीवन में एक कम से कम स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ हम पूरी तरह से निसंकोच होकर के, निर्भीक होकर के, बिना किसी अहम के खड़े हो सके, जहाँ हमें कुछ भी कहने में, कुछ भी पूछने में, कुछ भी जानने में, कुछ भी ग्रहण करने में, कुछ भी देने में किसी भी प्रकार का संकोच, अहम या और किसी भी तरह की प्रतिबंधित प्रवृत्ति उत्पन्न न हो। ये सबसे ज़्यादा अनिवार्य चीज है। और अगर सौभाग्य से ये हमको कहीं भी मिल जाए, या कहीं भी ऐसा कोई संबंध हमारा हो, तो जीवन की सबसे बड़ी भूल है कि उस संबंध को खो देना, क्योंकि उससे बड़ा आश्रय स्थल कुछ होता नहीं है।
तो वो जिस ईगो शून्य होने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत वो श्रम साध्य है, और बहुत मेहनत करने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि वो नहीं होगा। वो इस सज्जना नाम संगति, ये जो गुड फ्रेंड्स हैं, ये जो हमारा रिफ्यूज़ है, ये जो हमारा आश्रय स्थल है, बस यहाँ खड़े होकर के वो ईगोलेसनेस एफर्टलेसली बिना किसी प्रयत्न के प्राप्त की जा सकती है। और इसीलिए इस जो कंपनी ऑफ गुड फ्रेंड्स कहा जाता है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक मनुष्य की अगर पहचान करनी है तो जो उसके मित्र हैं उनको देख लो। व्यक्ति अपने मित्रों के माध्यम से ही पहचाना जा सकता है। आवर फ्रेंड्स डिफाइंस अस, वो हमको डिफाइन करते हैं। तो हमारे फ्रेंड्स जब हमको डिफाइन करते हैं तो फ्रेंड्स ही एकमात्र ऐसा रिश्ता है जिसका चुनाव हम स्वयं करते हैं। तो वो जो आज का मैसेज था जिसमें कि हमारा चुनाव हमको अपने निकट लाता है या नहीं लाता। फ्रेंड्स न केवल हमको निकट लाते हैं बल्कि जो हमारा गोल है इनर स्पेस एक्सपेंशन, फ्रेंड्स हमको कंप्लीट बनाते हैं। तो हमारा जो अधूरापन है उस अधूरेपन को पूर्ण भी करते हैं। तो ये आश्रय स्थल हमारे पास जरूर जरूर होना चाहिए, और अगर है तो उसका सहेजना हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कई बार हम इस चीज को प्राथमिकता ही नहीं देते। ये लापरवाही एक तरह से आत्मघाती है कि हमको किस चीज की प्रायोरिटी रखनी है। वो प्रायोरिटी हमको जीवन में केवल और केवल जब हम ईगोलेस होंगे तभी हम अपने जीवन की प्राथमिकताएं उस क्रमवार ढंग से लगा सकते हैं जिस क्रमवार ढंग से रहने पर वो हमारे जीवन को और अधिक उन्नत करें। हम अगर उपलब्धियों के शिखर पर जाना चाहते हैं तो हमको अपने पैरों के नीचे की जमीन को बहुत बहुत सुदृढ़ करना ही पड़ेगा। और ये सुदृढ़ता जिस आधार से हमको प्राप्त होती है वो आधार निर्मित करने का सबसे सरल, सबसे सहज जो साधन है वो है सत्संग, सज्जनों की संगति। इसकी भाषा आधुनिक टर्मिनोलॉजी में होगी गुड फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से आदर्श, मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ठीक ठाक दे दिया। हाँ सर। जो तुम जानना चाहते थे वो चीज कुछ क्लियर हुई? हाँ सर, हाँ, समझ में आया। तो ये जो मैंने समझाने की कोशिश की, ये मैंने पढ़े हुए से ज़्यादा देखा हुआ और अनुभव किया हुआ है। देखे हुए से एक बात मुझे और याद आ गई, आज का हिंदी का मैसेज क्या है? अरे सब लोग कितने, आज का हिंदी का मैसेज। हेलो। हाँ सर, आज का हिंदी है देखो देखो देखो, देखने वाले वाले को देखो। हाँ, देखो देखो देखो, देखने वाले को देखो। ये देखने वाला कौन है? बस ये देखने वाले हैं हम स्वयं। बस जिस दिन हमको ये पता चल जाता है कि हम देखने वाले हैं, उस दिन हम टोटल ईगोलेस हो जाते हैं। देखो, सामान्य भाषा में हम देखने वाले हैं, ये
इतना सरल है इसको समझना कि ईगो होता है जब हम अपने शरीर के साथ अपना एकात्म अनुभव करते हैं, एकात्मता अनुभव करते हैं, अपने आप को यूनाइटेड यूनिफाइड विद द बॉडी ये मानते हैं, तो ईगो 7वें आसमान पर होता है। और जब हम इससे डिटैच होते हैं कि हम ये नहीं हैं, तब हम ईगो लेस होते हैं। ईगो को क्या बोलते हैं हिंदी में? अहंकार बोलते हैं ना, अहंकार। अहम माने हम स्वयं, तो अहम का जो आकार है वो है अहंकार। तो अहम आकार ग्रहण न करे, इसके लिए सबसे सरल फार्मूला जो हमारी स्पिरिचुअलिटी देती है, लेकिन हमारा डेली जीवन भी देता है, और वही इस मैसेज में बताने की कोशिश की गई है कि देखो देखो देखो, देखने वाले को देखो। देखने वाले को देखो का मतलब ये है कि हम जो हैं वो देखने वाले हैं, करने वाले नहीं हैं। करने वाले को देखने वाले हैं। वी आर नॉट द डूअर, वी आर सिंपली ए विटनेस। और ये विटनेस होना, ये साक्षी भाव होना, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। साक्षी भाव और लिबरेट होना एक ही बात है। जब हम अपने आप को इस तरीके से देख लेते हैं, इसमें बहुत सारे उदाहरण मेरे पास हैं, बड़े बड़े महापुरुषों के उदाहरण हैं, उनके जीवन से हम देख सकते हैं। कोशिश करूंगा अगले सेशन में अगर इसी विषय पर बात की तो बताऊंगा, लेकिन आज सिर्फ इसी जगह अपनी बात को हम समाप्त करते हैं कि वो जो देखो देखो, देखने वाले को देखो, ये जो वाक्य है, ये जो संदेश है, वो हम प्रतिदिन अपने जीवन में देखते हैं, अनुभव करते हैं। हमको किसी भी चीज़ का अनुभव कराने के लिए क्या होता है? मैं तुम्हें कोई अच्छी मिठाई दूं तो मैं क्या कहूँगा? ये बहुत अच्छी मिठाई है, चख कर देखो, यही कहूँगा। चख कर देखो। तो मिठाई हम पहले देखते हैं कि पहले चखते हैं? पहले देखते हैं। लेकिन कभी ये बोलते हैं कि देख कर चखो। हम बोलते हैं कि चख कर देखो। कोई अच्छा संगीत सुन कर देखो। कोई अच्छा होटल रह कर देखो। ये जो हम बोलते हैं कि देखो बाद में, जबकि क्रिया देखने की पहले होती है, तो ये जो देखो हम कहते हैं, ये किसको एड्रेस कर रहे होते हैं? बस इतना सा ही सीक्रेट है। और वही कहा गया है कि देखो देखो देखो, देखने वाले को देखो। वो जो जिसको हम ये कह रहे हैं, लड्डू अच्छा है चख कर देखो, तो हम बॉडी से तो लड्डू को पहले देख रहे हैं, लेकिन ये चक्कर देख के बताने वाला कौन है? थोड़ी सी गहरी बात है, लेकिन जितना इस पर सोचोगे उतना स्पष्ट होती जाएगी। फिर भी नहीं हो तो मुझसे बात करो, पूछो। यही तो मैं कहता हूँ कि अगर ये हिंदी का मैसेज देखो देखो देखो, देखने वाले को देखो। मुझे एक दो लोगों ने, जो हमारे मित्र हैं, बिल्कुल वो फ़ोन करते हैं कि आप भी क्या उटपटांग मैसेज बना देते हो, क्या अब इसका क्या मतलब है? देखो देखो देखो, देखने वाले को देखो। लेकिन जब ये उन्हें बताया गया, समझाया गया, तो कहते हैं वाह क्या बात कही है, मज़ा आ गया। बिल्कुल थोड़ा बहुत संकेत मिला के नहीं मिला आदर्श? देखो देखो देखो, देखने वाले को देखो, इसका कुछ थोड़ा सा इशारा मिला के नहीं मिला? हम देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं या चखने वाले हैं? हम चखने वाले को देखने वाले हैं। स्वामी राम तीर्थ, जब स्वामी राम तीर्थ होने से पहले वो प्रोफेसर तीर्थ राम थे, तो जाते थे, विदेश भी जाते थे।
लेकिन जैसे जैसे उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती गई और वो स्वामी राम तीर्थ हो गए, तो उसके बाद फिर वो यही कहते थे कि आज राम वहाँ गया, लोगों ने बड़ा सम्मान किया उसका। माने ये इतने डिटेल्ड उससे कि अपने स्वयं को साक्षी भाव से देखना। और हम दिन में कई बार इसका प्रयोग करते हैं। जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम किसको देखते हैं? स्वयं को देखते हैं। ये जो स्वयं को देखने का भाव है, बस ये अगर गहराई से समझ में आ जाए, जीवन का अर्थ, जीवन का आनंद सब बदल जाता है। वो आज सावन है ना, मांगेंगे। बस हम आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं, बैठ जाओ नीचे। 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं। हाँ। तो आज के सेशन में हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं कि हमारा लक्ष्य जो है वो बिल्कुल सुनिश्चित रूप से उपलब्धियों के आसमान में उड़ना ही है, लेकिन हमारी निगाह, हमारा आधार वो हमसे नहीं छूटना चाहिए। आधार फिजिकल रूप में छूटेगा जब हम उड़ेंगे, लेकिन दृष्टि हमारी वहीं रहनी चाहिए कि हमारा मूल ये है, लौटना यहाँ है हमें। बस विश्वास रखो, उसके बाद तुम्हारे उड़ने की ऊंचाइयां अनंत हो जाएंगी। सारा का सारा आसमान तुम्हारा है, अगर वो आधार तुम्हारा सुनिश्चित है, आधार पक्का है। आधार से असंलग्न होकर के हम कहीं भी उड़ना चाहें, निराधार व्यक्ति उड़ भी नहीं सकता। जिसको मालूम है कि मैं कितना भी उड़ता हुआ चला जाऊं, लौट के मेरे पास आधार है, वो जा सकता है। लेकिन जो अपने अभिमान में उड़ता है, अभी अपना सूर्य की उसमें सूर्ययान गया है, इससे पहले सूर्य तक पहुंचने की किसी ने कोशिश की है क्या? कुछ याद आता है? 2 भाई थे, वो गिद्ध थे, जटायु और उसका भाई संपाति। इन दोनों ने अपने बल के घमंड में सूर्य तक की उड़ान भरी, और सूर्य तक की उड़ान भरने में, सूर्य के निकट पहुंचने में तो सिवाय अग्नि के उष्मा के ताप के और कुछ है ही नहीं। तो जटायु तो वापस लौट आया कि नहीं, मेरी सामर्थ्य नहीं है, विनम्र वापस लौट आया। तो जटायु को हम सब जानते हैं, संपाति को कौन जानता है? जानता है कोई? क्यों? वो अभिमान में उड़ता ही चला गया। तो वो जो उड़ता चला गया तो वो सूर्य के निकट पहुंचा। तो जब निकट पहुंचा तो निकट पहुंचकर जीवित रहना संभव नहीं था, तो उसके पंख झुलस गए, जल गए, तो वो धरती पर आकर के गिरा। और फिर वो कथा आगे और तरीके से बात करती है, कहती है एक चंद्रमा नाम का मुनि था, उसने उसकी रक्षा की, और फिर उसने उसको बताया कि जब सीता की खोज में बंदर यहाँ आएंगे तुम उनको मार्ग बता देना, और उस समय तुम्हारे नए पंख उगाएंगे। बताना ये चाह रहा हूँ कि अभिमान के दर्प में उड़ी गई उड़ान हमको अंततः निराधार जमीन पर लाकर पटक देती है, और वो जमीन पर पटकना अनेक प्रकार का होता है। तो हमको कभी भी किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। हमसे हमारी कौन सी चीज छिनेगी, वी नेवर नो। ईगो है तो अल्टीमेटली ईगो जगह घेरता है। तो जब ईगो फैलता है तो चीज़ों को हटाता है। तो कौन सा गुण जाएगा, कौन सी उपलब्धि जाएगी, हम नहीं कह सकते। इसलिए हमको स्पेशली हम लोग जो सेंटर से जुड़े हुए हैं, हम लोग जो 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग जो डेली अपने कमिटमेंट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, हमको
स्वयं भी ईगो शून्य होना चाहिए, ईगोलेस होना चाहिए, और एक दूसरे को भी ईगोलेस होने में मदद करनी चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। अगर किसी को कोई प्रश्न है, कुछ है, तो वो कभी भी मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.